बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस के लिए मैं फिर अदालत में पेश हुआ हूँ और ये वो कौमी मंसूबा है जिसे अगर सियासत और इंतकाम की भींट ना चढ़ाया जाता तो पाकिस्तान ओलंपिक से मेडल्स के खाली हाथ ना लौटता। अगर हमारे नौजवान खिलाड़ियों को नारोवाल स्पोर्ट सिटी की बैनुल-अक़वामी मेयार की जो सहूलतें उसमें फ़राहम की जानी थीं वो दस्तयाब होती तो पाकिस्तान के एथलीट्स, पाकिस्तान के खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड्स के ऊपर नज़र आते। लेकिन इस हुकूमत ने एक पाकिस्तान का वाहिद बैनुल-अक़वामी मेयार का तरबियती मंसूबा खेलों का वो भी भूत बंगला बना दिया है, उसे अपने इंतकाम की आग में जला दिया है और हमें बेमानी अदालती कार्रवाई में उलझाया हुआ है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में पूरे रेफरेंस में मेरे खिलाफ एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है। मुझ पे इल्ज़ाम यह है कि मैंने नारोवाल के अंदर कौमी सतह के मंसूबे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से फंड्स जारी क्यों किए। जितनी भी इस मंसूबे की फंडिंग हुई या इस पे जो काम हुआ वो मुतलका फोरम्स की मंजूरी के साथ हुआ। लिहाजा इस पर केस बनाना सवाए इंतकामी कार्रवाई और सवाए इसके कि किरदार कुशी की जाए और उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये मुंह बोलता सबूत है कि मौजूदा चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब केस नहीं देखता बल्कि फेस देखता है। नैब ये देखता है कि अगर ऑपोजिशन का फेस है तो उस पर झूठा मुकदमा भी कायम होगा और उसको जेल में भी डाला जाएगा। और अगर हुकूमती फेस होगा, कोई हुकूमत का फेस सामने आएगा तो वो कितने अरबों रुपए का डाका डाले, वो चीनी चोरी करे, वो आटा चोरी करे, वो एलएनजी की चोरी करे, वो डॉलर्स की चोरी करे, वो तेल की चोरी करे, वो बीआरटी की चोरी करे, वो मालम जब्बा की चोरी करे, नैब की आंखों पे पट्टी बन जाएगी। नैब केस नहीं देखता, फेस देखता है। और इस मंशूर को जारी रखने के लिए ये हुकूमत कमर बस्ता है कि मौजूदा चेयरमैन को हर कीमत पे बरकरार रखा जाए। हुकूमत नैब चेयरमैन के तसलसल के लिए, तौसी के लिए जो ऑर्डिनेंस ला रही है ये पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है। ये एक शख्स को एहतसाब के अमल पे बैठ के हुकूमत के सियासी एजेंडा जारी रखने का ऑर्डिनेंस है। जिस ढिठाई से और जिस बेशर्मी के साथ हुकूमत एहतसाब के कवानीन में और इंतखाबी कवानीन में यकतरफा तरमीम कर रही है, इस ढिठाई की पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। एहतसाब के अमल को हुकूमत के एजेंडे पर चलाने के लिए यकतरफा तरमीम हो रही है। इंतखाबी कवानीन में हुकूमत के धांधली के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यकतरफा तरामीम की जा रही हैं। और वोटर्स लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में है उसे ज़बरदस्ती वजारत दाखिला और नादरा के कब्जे में दिया जा रहा है। वजीर आज़म ने नादरा को हदायत की है कि वो वोटर लिस्ट की पड़ताल करे और उसमें तरमीम करे। वजीर आज़म का ये हुक्म गैर आईनी है और अगर नादरा के चेयरमैन ने इसके ऊपर अमल किया तो उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया जाएगा, चूंकि दिस टेंट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन
वोटर लिस्ट का दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है और अगर नादरा ने किसी भी लिहाज से उस वोटर लिस्ट में कोई तरमीम की, अज खुद उसके अंदर कोई कार्रवाई की, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके खिलाफ उनके लिए मुकदमा कायम किया जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कौमी इत्तफाक राय न होने के बावजूद हुकूमत जिस तरह उस मशीन को बढ़ाना चाहती है, नाफिज करना चाहती है, साफ सबूत मिल रहा है कि इनके पास इलेक्शन के धांधली का इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है। इस हुकूमत की जान ईवीएम के अंदर है। ईवीएम नहीं होगी तो इनकी जमानतें जब्त होंगी, जैसे कि अभी कंटोनमेंट बोर्ड में ये बुरी तरह हारे हैं और अब ये ईवीएम के जरिए धांधली का जो मंसूबा बना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस पूरी एनार्की में ये पूरा जो आईनी, कानूनी और इदाराती इंतशार पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है, तमाम इदारे हुकूमत तबाह बर्बाद कर रही है, उसके पीछे पाकिस्तान की मईशत का मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का रुपया फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है। तकरीबन 1800 अरब रुपए का कर्जों का इजाफी बोझ पिछले 3 महीने में डिवैल्यूएशन से हमारे ऊपर पड़ चुका है। इसी तरह इस तकरीबन 20 रुपए की डिवैल्यूएशन से महंगाई का बदतरीन सुनामी कौम पर टूटने वाला है। ये हुकूमत 3 सालों में 15 खरब रुपए के नए कर्जे हासिल कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों में 10 खरब के कर्जे हासिल किए थे। ये बात काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। वो इमरान नियाजी जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गले फाड़ फाड़ के कहता था कि ये हुकूमत कर्जों में डुबो रही है, हमारे 10,000 अरब के कर्जों के एवज हमने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, सी पैक के मंसूबे कामयाब किए। लेकिन इस हुकूमत ने फकत 3 सालों में 15,000 अरब के जो कर्जे लिए हैं, उनके एवज सिर्फ कौम को महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है और गुर्बत मिली है। और कौम के जख्मों पे छिड़कने के लिए नमक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर दिया है। मुझे लगता है ये पूरी हुकूमत किसी नशे पे लग गई है कि इनको बदतरीन महंगाई आवाम की खुशहाली नजर आती है और इनको बदतरीन बेरोजगारी आवाम के लिए रोजगार का वादा पूरा नजर आता है और इनको आवाम के सरों से सिरकती हुई छतें, उसमें 50 लाख घरों का वादा पूरा होता हुआ नजर आता है। ये किसी और दुनिया में रहते हैं। लगता है कि ये हुकूमत मुरीख के ऊपर बैठी हुई है, जबकि इस जमीन के ऊपर 22 करोड़ आवाम रोजाना चीखें निकाल निकाल कर, दुहाइयां दे देकर इस हुकूमत के लिए बदुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस महंगाई के हाथों ना अपने बच्चों को रोटी दे सकते हैं, ना उनकी फीसें अदा कर सकते हैं, ना बिजली और गैस के बिल उतार सकते हैं और ना अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और अब ये हुकूमत जो है इतनी बेहिस है कि इस कौम के एहतजाज पर भी तशद्दुद करती है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के ऊपर हुकूमत के होने वाले तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स पीएमसी के काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
पाकिस्तान भर के यंग डॉक्टर्स को एक नए इम्तिहान की चक्की में डाल दिया गया है, जबकि 5-5 साल उन्होंने मेहनत की है और उनके इम्तिहानात लेकर उनको MBBS की डिग्री दी गई है और अब उस डिग्री को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये पाकिस्तान के नौजवान डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो PMC के काले कानून को फौरन वापस ले और नौजवान यंग डॉक्टर्स के मुतालबात को तस्लीम करे, ताकि पाकिस्तान जहां पर हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं कि जो अपनी जानों से खेलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, बजाय ये कि उन्हें शाबाश दी जाए, ये हुकूमत उन पे लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस बरसा रही है, उनको जेलों में डाल रही है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि अभी हम कोरोना से नहीं निकले थे। इस हुकूमत की पंजाब के अंदर और मुल्क भर में नालायकी से डेंगू की वबा भी कौम पर टूट गई है। बर वक्त स्प्रे नहीं किए गए, हिफाजती तदाबीर नहीं उठाई गई, जिसका नतीजा यह है कि अब डेंगू भी बेकाबू हो चुका है। इस वबा का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान के ऊपर 2018 में जिस डेंगू और जिस कोविड को मुसल्लत किया गया था धांधली के जरिए, उसको रुखसत किया जाए। इसकी नालायकी, नाअहली और नाकामी की कीमत आज न सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ रही है, बल्कि पाकिस्तान की रियासत भी इसकी कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान को आज इंतशार की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को आज यकजहती की जरूरत है। पाकिस्तान को आज आपस में गुत्थम गुत्था होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को आज इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, ताकि पूरी कौम मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके जो हमारे खित्ते में, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सरों पे मंडला रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन सफारती चैलेंज से गुजर रहा है। हमारी मईशत पिघल रही है, हमें कर्जों के अंदर इस हुकूमत ने धंसा दिया है। इसका खुदा ना खास्ता असर हमारे कौमी सलामती के प्रोग्रामों पे पड़ सकता है, हमारी कौमी सलामती पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की रियासत खोखली हो रही है, इसलिए इस हुकूमत को अपनी नाकामी का इतराफ करना चाहिए। और आखिर में जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं, उसने इस हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत का इश्तिहार लगा है कि इमरान खान के मुशीर और उनके वजीर और उनकी हुकूमत पाकिस्तान से दौलत लूट के बैरून मुल्क ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे भर रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत के वो सारे वजीर जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, वो इस्तीफा दें, चूंकि ये वो मयार है जो उनके लीडर इमरान खान ने पनामा पेपर्स पे सेट किया था। वजीर खजाना का 4 ऑफशोर कंपनियों में नाम आया है, और जो सबसे खतरनाक बात है कि उस ऑफशोर में उनका पार्टनर वो है जो ब्रॉडशीट स्कैंडल के अंदर मरकजी मुलजिम है। इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद वजीर खजाना तमाम अखलाकी जवाज खो चुके हैं कि वो वजीर खजाना रहें, चूंकि वो अपनी निगरानी में FBR के रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर सकते हैं। हुकूमत के वुज़रा FBR के रिकॉर्ड्स को चेंज करके अपने डिक्लेरेशंस तब्दील कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत के वो तमाम वुज़रा जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं,
وہ فی الفور مستعفی ہوں اور ان کا سارا جو ریکارڈ ہے میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس کو اپنے قبضے میں لے کے محفوظ کیا جائے، چونکہ حکومت اپنے وزراء کے ٹیکس ریٹرنز میں ٹیمپرنگ کر رہی ہے، ان میں رد و بدل کر رہی ہے تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ اور آخر میں وزیر اعظم صاحب وضاحت کریں کہ جو خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے نہایت قریبی برادر دوست ملک سے ملنے والی ایک قیمتی گھڑی کو بازار میں بیچ دیا ہے، یہ پاکستانی قوم کے لیے نہایت شرم اور تذلیل کی بات ہے۔ وزیر اعظم اگر اس الزام میں سچے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو فی الفور ان تمام تحائف کی تفصیلات قوم کے سامنے پیش کریں جو انہوں نے غیر ملکی سربراہان اور قائدین سے وصول کیے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی تحائف کو چوری کر کے بیچا ہے، اور کپتان صادق اور امین نہیں ہے، کپتان گھڑی چور ہے، کپتان تحفہ چور ہے۔ اس نے پاکستان کی غیرت کو بیچا ہے، اس نے پاکستان کے وقار کو بیچا ہے۔ کسی اور ملک میں اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو 24 گھنٹے میں اس ملک کا لیڈر اپنی چوری پکڑی جانے پر استعفی دے دیتا اور اپنا منہ چھپا کے کسی غار میں بیٹھ جاتا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ روزانہ قوم کو آ کر درس دیتے ہیں اور دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ خود ہیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ قوم کا مزید امتحان نہ لیں۔ جو وہ ملک کی تباہی کر چکے ہیں اور جو گھڑی چوری کر چکے ہیں اور بیچ چکے ہیں، وہ انہوں نے اپنی گھڑی نہیں بیچی، پاکستانی قوم کا وقار بیچا ہے، پاکستان اور اس دوست ملک کی دوستی کو بیچا ہے۔ اتنی بڑی بے عزتی یہ قوم معاف نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ حکومتی وزراء جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ ہم نے لندن میں شہباز شریف کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی، اور ان صحافیوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے جنہوں نے سٹوری بریک کی، جب ان صحافیوں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی آف یو کے کو ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیب نے ہی سارا اپنا ریکارڈ پیش کیا تھا تاکہ کسی طریقے سے وہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں سزا دلوا سکیں، اور اس ریکارڈ کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے ان الزامات کو مسترد کر دیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس حکومت کے ہمارے خلاف کرپشن کے جتنے الزامات ہیں وہ الف لیلا کی داستانیں ہیں۔ اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں حکومت کی الف لیلا کی داستانوں کے اوپر اس کے مخالفین کو سزائیں دیں اور جیلوں میں ڈالیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں آئین ہے، یہ کوئی ریاست بنی گالیہ نہیں ہے کہ جہاں عمران خان کا قانون چلے گا۔ یہاں پاکستان کا آئین اور قانون چلے گا۔ آپ کی الف لیلا کی داستانوں کے اوپر آپ کے مخالفین کو سزائیں نہیں دلوائی جا سکتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت جو احتساب کا یہاں پہ نعرہ لگا کر آئی تھی وہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ ابھی حکومت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پچھلے دور میں مہنگی سڑکیں بنائیں، جبکہ اس دور میں ابھی کوئی سڑک مکمل ہی نہیں ہوئی، تو یہ ہمارے کسی منصوبے سے تب موازنہ کریں جب ان کا کوئی منصوبہ مکمل ہو۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم نے جتنے سڑکوں کے بڑے منصوبے بنائے
95% یا وہ سی پیک کے اندر چین نے بنائے یا وہ ہمارے قوم کے بڑے احترام والے ادارے پاک فوج کے ذیلی ادارے FWO اور NLC نے وہ سڑکیں بنائیں. تو وزیر اعظم اور ان کے وزراء یہ بتائیں کہ اگر ان سڑکوں میں کمیشن کھایا گیا ہے، ان سڑکوں میں کرپشن ہوئی ہے، تو وہ کمیشن حکومت کو اور حکومت کے وزراء کو کیا چین کی حکومت نے کھلایا ہے یا پاک فوج نے کھلایا ہے؟ اس بات کا جواب چاہیے. ابھی تک کسی نے مجھے جواب نہیں دیا ہے. اصل میں یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کے اپنی سیاست کرتے ہیں. پاکستان میں چین نے اور FWO نے اور NLC نے منصوبے بنائے، وہ شفاف منصوبے تھے، وہ ملک کے مفاد میں منصوبے تھے. ان کو صرف حسد ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں چونکہ خود یہ کچھ کر نہیں سکتے. ہماری کامیابیوں میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں. اصل میں کیڑا جو ہے ان کے دماغ میں حسد کا اور نااہلی کا ہے. بہت شکریہ. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ حکومت شہباز شریف سے کسی صورت چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ مشاورت نہیں کرے گی، اور یہ آپشن دی وزیر اطلاعات نے کہ اگر اپوزیشن چاہتی کہ ان سے مشاورت کی جائے تو اپنا اپوزیشن لیڈر بدل لیں، 2 ماہ کے لیے کسی کو دیکھیے، تعینات کر دیں. فواد چودھری صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ اگر ان کی یہ دلیل درست مان لی جائے کہ لیڈر آف اپوزیشن چونکہ نیب کی انکوائری ہے تو اس لیے وہ نیب کے چیئرمین میں شرکت نہیں کر سکتے، تو پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی بہت ساری درخواستیں اور کیسز نیب کے زیر التوا ہیں جو نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے. پھر تو وزیر اعظم بھی اہل نہیں ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کی منظوری دیں. تو اگر فواد چودھری صاحب اپنا وزیر اعظم تبدیل کر لیں گے تو ہم بھی لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنے پہ غور کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب زدہ وزیر اعظم تو حلال ہے لیکن لیڈر آف اپوزیشن جس پہ جھوٹے مقدمے نیب کے بنائے گئے ہیں وہ حرام ہے. یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا. لیڈر آف اپوزیشن اس قانون میں اپوزیشن بینچز کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ پوری اپوزیشن کی مشاورت اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی سیاسی شخص نہ آئے، حکومت کسی اپنے من پسند بندے کو لا کے یک طرفہ احتساب نہ کرے. حکومت اور اپوزیشن مل کر کسی ایسے شخص کا چناؤ کریں جو غیر جانبدار ہو، جو دیانتدار ہو اور جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اگر اس قانون میں حکومت تبدیلی کرے گی تو وہ پرسن سپیسیفک چینج ہوگی موجودہ چیئرمین کو اپنے عہدے پہ برقرار رکھنے کے لیے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پرسن سپیسیفک قانون نہیں بن سکتے. لہذا اگر ایسا کوئی قانون بنے گا، مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ جس نے ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی پرسن سپیسیفک قانون نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر وہ اس چیئرمین نیب کو کرسی پہ برقرار رکھنے کے لیے ایک شخصی قانون اگر بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی نوٹس لے کے اس کو بھی کالعدم قرار دے گی.